साहित्य के क्षेत्र में बिहार ने देश और दुनिया को राह दिखाई है। अगर बिहार की धरती पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक रचनाकार यहाँ पैदा हुए। विद्यापति से लेकर बाबा नागार्जुन तक हर काल और समय में रचनाकारों की एक मजबूत परंपरा रही है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया, जिससे लोगों के जुबान और दिल तक इनकी रचनाएं गईं। इस कड़ी में विद्यापति का नाम सबसे पहले आता है। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा की अहम कड़ी हैं। विद्यापति का तो कंट्रीब्यूशन दूसरे प्रकार का है। वो मैथिली के कवि थे और उन्होंने बहुत सारे पद लिखे, जिनमें कुछ का संबंध भक्ति से था, कुछ का संबंध श्रृंगार से था। कवि कोकिल के नाम से विख्यात मैथिली के सबसे बड़े कवि विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी में मधुबनी के बिस्फी गांव में हुआ था। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का पता चलता है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देवी पति धाने, तो किस तरह अध्यात्म पूरित किया जा सकता है किसी साधारण रूपक को भी, इसका तो बेजोर उदाहरण विद्यापति ने प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में। मिथिलांचल के गीतों में आज भी विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस के गीत गाए जाते हैं। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आधुनिक भारत में बिहार के कई साहित्यकारों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उनमें से एक है। दिनकर महाकवि और उन्होंने अपने काव्य में मिथक का जिस तरह उपयोग किया है वैसा बहुत कम कवियों ने किया है। बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट कवि दिनकर की जन्मस्थली है। राष्ट्रभक्ति से भरी उनकी रचनाएं जैसे ज्वार उमरा, रेणुका, हुंकार, रसवती और द्वंद्व गीत से अंग्रेजों के कान खड़े हो गए और उन्हें चेतावनियां मिलने लगी। दिनकर के कवि जीवन की शुरुआत सन 1935 में हुई, जब रेणुका प्रकाशित हुई। इसकी शैली, शक्ति और भाषा की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ी। करीब 30 साल बाद दूसरा उपन्यास हुंकार आया, जो देश के नौजवानों में काफी लोकप्रिय हुआ। दिनकर की गद्य कृतियों में संस्कृति के 4 अध्याय काफी बड़ी है। इसमें उन्होंने मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया है। इसके लिए दिनकर को ग्रंथ साहित्य अकादमी का सम्मान भी मिला। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए गर्व की बात है। दिनकर का कंट्रीब्यूशन केवल बिहार को ध्यान में रखकर नहीं देखा जा सकता है। उनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और विश्व कविता में उनका महत्व है। दिनकर की शैली में प्रवाह है, ओज है, अनुभूति के साथ साथ सच्ची संवेदना है। जिस तरह उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध पर विचार किया और केवल युद्ध पर ही विचार नहीं किया, उर्वशी में उन्होंने प्रेम पर विचार किया। युद्ध और प्रेम, ये 2 विषय दिनकर के बड़े महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य में दिनकर के अमूल्य योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वो स्वयं साहित्यिक गोष्ठियों में ही जाके सुकून पाते थे। उनकी आत्मा तो कहीं ना कहीं से राजनीति में भी थे, MP थे, सांसद थे, लेकिन हर जगह जो
उनका लेखन है उससे प्रकट होता है कि उस एक जो छलयुक्त समाज है उसमें निश्चलता का बोध उनको साहित्य में ही मिलता था। दिनकर जी ही की तरह एक और साहित्यकार ऐसे हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित किया। उनकी आंचलिक भाषा में लिखी गई रचनाओं ने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया। उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु से मेरी पहली मुलाकात केडिया प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था। तब मैं पूर्णिया सिटी मिडिल स्कूल में अध्यापक था। रेणु की नई दिशा वहां से निकलती थी, एक साप्ताहिक पत्रिका, और अद्भुत। इनका जन्म अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु का उपन्यास मैला आंचल काफी मशहूर हुआ। उसके बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की जो अमूल्य कृति है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यह हुआ कि एक अंचल विशेष को ही पात्र माना गया। ऐसा पहली बार हुआ था। रेणु जी की कहानी मारे गए गुलफाम के आधार पर उस जमाने के सुपरस्टार राज कपूर ने तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई थी। फिल्म में राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सजनवा बहरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भागना बांटे कोई, करमवा बहरी हो गए हमार। बिहार का नाम रोशन किया है और यहाँ तक कि रेणु जी के लिए, और ये कहा जाता है कि रूस में एक समय ऐसा चला था जब राज कपूर की फिल्म आई थी, तो रूस में लोग ये कहते थे, मैंने दिनकर की डायरी में पढ़ा कि रूस गया था तो वहाँ पे लोग ये कहते थे कि भारत की दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक रेणु और दूसरे राज कपूर, या राज कपूर और रेणु। रेणु जी के साहित्य उपन्यासों में मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलचू बाबू रोड प्रमुख है। आंख में झोला लगाए हुए कचहरी का चक्कर काटते थे। ऐसा नहीं है कि मामले मुकदमे में फंसे हुए थे, वो अपने पात्र को ढूंढते थे। उनके पात्र जब जीवित पात्र होते थे, सही पात्र होते थे, असली पात्र होते थे, तो उनकी कथाएं भी जीवंत हो जाती थी। इनकी कहानियों में मारे गए गुलफाम, ठेस, तबे एकला चलो रे, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, सवदिया काफी मशहूर है। इनकी रचनाओं में चरित्र निर्माण काफी तेजी से होता है। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। रेणु जी में जो कलात्मकता आई है वो पहले बिरले है। रामवृक्ष बेनीपुरी एक महान विचारक, प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, संपादक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा। आजादी की लड़ाई के दौरान वो 8 साल जेल में रहे। राष्ट्रीय भावना और क्रांतिकारी रचनाओं के कारण उन्हें बार बार चेतावनी मिली। उन्होंने अधिकतर रचनाएं जेल की काल कोठरी में ही लिखी। सन 1930 में कारावास का अनुभव उन्होंने उपन्यास पतितों के देश में से के माध्यम से बयां किया।
सन 1946 में जब अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए, तब दूसरे नेताओं के साथ बेनीपुरी जी को भी जेल से मुक्ति मिली और इस मौके पर माटी की मूर्ति कहानी संग्रह और आम्रपाली लिखा गया। उनकी रचनाओं में जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील का पत्थर, गेहूं और गुलाब शामिल है। इनके लेखन की, इनकी शैली की और इनके व्यापक परिक्षेत्र की निरंतर चर्चाएं होती रहती थी। शेक्सपियर के गांव में और नींव की ईंट जैसे लेखों में बेनीपुरी ने अपने देश प्रेम, त्याग का महत्व और साहित्यों के प्रति सम्मान दर्शाया है। आचार्य शिवपूजन सहाय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1893 में बक्सर के उनवास गांव में हुआ था। शिवपूजन सहाय ने सामाजिक जीवन की शुरुआत हिंदी शिक्षक के रूप में की थी और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए। इनके शुरुआती लेख और कहानियों में शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र शामिल है। शिवपूजन सहाय की सेवाएं हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी अहम है। शिवपूजन सहाय ने साहित्यकारों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और आपको यह पता ही होगा कि कामायनी का भाषा संशोधन भी आचार्य शिवपूजन सहाय ने किया था। गोदान का भाषा संशोधन भी शिवपूजन सहाय ने किया था। शिवपूजन सहाय की रचनाएं अलग अलग विषय से संबंधित है। बिहार का बिहार में बिहार की भौगोलिक स्थिति और इतिहास का वर्णन है। विभूति में कहानी संग्रह है, जबकि देहाती दुनिया चरित्र प्रधान उपन्यास है। ग्राम सुधार और अन्नपूर्णा के मंदिर में लेखों का संग्रह है। इसके अलावा मतवाला माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, हिंदी भाषा और साहित्य काफी अहम है। शिवपूजन सहाय जी की एक किताब देहाती दुनिया जो है वो कई बड़े बहुत सारे जिल्दों से भारी पड़ेगी अगर एक ही किताब देखी जाए तो। शिवपूजन सहाय के लिए ये भी कहा जाता है कि कई बार वो इस तरह से चीज़ों को कैसे प्रस्तुत होना चाहिए इसके बारे में उनकी जानकारी बहुत ज़बरदस्त थी। हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि बाबा नागार्जुन के काव्य में भारतीय काव्य परंपरा देखी जा सकती है। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री के नाम से विख्यात हुए। ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाश के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय साहित्य का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। इतना बड़ा योगदान है दिनकर का, रेणु का, नागार्जुन का और शिवपूजन सहाय का भाषा की जो मर्मज्ञता है उस मामले में। असली साहित्यकार वो है जो काल खंड के घेरे का अतिक्रमण करके कहीं भी पहुंच जाए। और इस लिहाज से लगता है ये सारे नाम जो आपने लिए वो शिखर पुरुष हैं बिहार के।